अरे दीवानो इन्हें पहचानो, कहां से आए, कौन है ये है डॉन, ये है डॉन, ये है डॉन डॉन डॉन। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बताने के लिए, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने के लिए जिसे गुजरात का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था, जिसकी धमक पूरे मुंबई तक थी और जिसकी धमक से पूरा मुंबई का अंडरवर्ल्ड पूरा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। इतनी धाक थी उसकी कि जहां वो कदम रख देता था लोग कांप जाते थे। इससे पहले इंडिया का सबसे बड़ा डॉन कौन था? करीम लाला था। करीम लाला जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान से होते हुए पेशावर के जरिए भारत आया था 1940 में, और उसने जो है खुद का एक साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद आप हाजी मस्तान का नाम लेते हो, उसके बाद आपके जहन में आता है बहुत बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम। लेकिन इन सब से भी सबसे बड़ा खतरनाक जो डॉन था, जिसे गुजरात का किंग माना जाता था और जिससे पूरा गुजरात ही नहीं पूरा भारत जो है हिल गया था एक बार, और पूरे मुंबई में उसकी धमक थी, नाम अब्दुल लतीफ। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी से आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा, बड़ी मजेदार वीडियो है, बड़ी मजा आएगी, एकदम तय मान लीजिए। देखिए अब्दुल लतीफ सन 1951 में गुजरात के अहमदाबाद के कालूपुर में इसका जन्म होता है। और कालूपुर क्या? कालूपुर एक मुस्लिम इलाका है। कालूपुर ये मुस्लिम पिछड़ा हुआ इलाका है जहां पर बहुत ही पिछड़े लोग रहते हैं, जैसे मलिन बस्ती आप कह सकते हो। ये इलाका जो है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के कालूपुर में इसका जन्म होता है सन 1951 में। इसके पिता बेहद ही गरीब, इसके सुरती की दुकान रहती है तंबाकू की, और तंबाकू की दुकान पर जो है भाई तंबाकू बेचकर इसके पिता अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, लालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि दुकान बहुत बड़ी थी नहीं, बहुत छोटी सी थी। मुश्किल से जो है घर का खर्चा निकल पाता था और उसी खर्चे में जो है अपने परिवार का लालन पोषण करता था। और धीरे धीरे जो है अब्दुल लतीफ बड़ा हो रहा था, और थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो अपने पिता के हाथों में काम बटाना शुरू करता है, और वो तंबाकू के वही उसी दुकान पर बैठकर तंबाकू वो भी बेचा करता है, और पिता का बखूबी वो साथ देता है। पिता भी सोचता है कि चलो भाई बेटा बड़ा हो गया है, जाहिर सी बात है हर बाप यही चाहता है कि बेटा उसका बड़ा हो जाए, कंधे से कंधा मिलने लगे तो मेरे काम में, मेरे कारोबार में या किसी भी काम में मेरा हाथ बटाए। ठीक उसी प्रकार से अब्दुल लतीफ भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। लेकिन जब वो पूरी तरीके से समझ गया बिजनेस को, तो उसके पिता उसको 2 रुपए, कितना 2 रुपए उसको देते थे खर्चा उस समय, और 2 रुपया वो पाकर बड़ा खुश होता था और बड़ा जो है ठाट बाट में वो रहता था। लेकिन वो कहा जाता है ना कि इसकी आदतें बड़ी खराब थी, और एक बार जब किसी की आदत खराब हो जाती है, लत लग जाती है, तो जल्दी छूटती नहीं है। इसको जुए की लत थी। ताश बड़ी अच्छे से खेलता था, ताश के पत्ते को तो ऐसा सेट करता था कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी। इस खेल का ये समझ जाइए एकदम पेशेवर खिलाड़ी था। जैसे कोई पेशेवर खिलाड़ी ताश के पत्ते को फेंटता है और ताश बांटता है और जीतता है, उसी प्रकार से अब्दुल लतीफ था। वो ताश को इस तरीके से सेट करता था कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती थी। इसके पिता से एक बार बहसा हुई, इसके पिता ने इसको बहुत डांटा, और उसके बाद इसने अपने पिता की दुकान को छोड़ दिया। और पिता की दुकान छोड़े जाने के बाद ये एक शराब, देखिए जो इलाका था कालूपुर का ना, वहां पर शराब की तस्करी, जुए खाने, ये सब बहुत थे, क्योंकि पिछड़ी बस्ती थी, मुस्लिम इलाका था, और वहां पर जो भी लोग रहते थे ज्यादातर मुसलमान थे और पिछड़े थे, तो काम धंधा तो था नहीं उतना, तो यही भाई जाहिर सी बात है कि वो गलत रास्ते पे चलेंगे। गरीबी इतनी थी, तंगहाली इतनी थी कि कोई रास्ता सुझा भी नहीं रहा था, और उतने पढ़े लिखे भी वहां के लोग नहीं थे, स्कूल कॉलेज भी बहुत कम जाते थे। तो अब्दुल लतीफ ने जो है जुए खाने पे नौकरी कर ली और वही जुए खाना चलाने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस जुए खाने के मालिक से उसकी लड़ाई हो गई, और मालिक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और चोरी का इल्जाम लगाकर उसको जो है हटा दिया, और यहां तक कि उसको मारा पीटा भी। उसके बाद अब्दुल लतीफ जो है जुए खाने पे गया और जुए के अड्डे को चलाने लगा।
और वहां पर बाकायदा खेलता था, जीतता भी था, और जुए के जो मालिक थे उनका फायदा भी कराता था। धीरे धीरे करके जो है ये थोड़ा और बड़ा हुआ, और उसके बाद जो है ये खून खराबे पर भी उतर आया, यहां तक कि वो छिनैती, चोरी और ये सब भी करने लगा, और इस काम को बड़ी खूबी से वो अंजाम देता था। धीरे धीरे करके ये और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने जो है अपने खुद की जो है शराब की तस्करी शुरू की, क्योंकि वहां पे शराब की तस्करी जो है बड़ी अच्छे से होती थी, और शराब जो है वहां पर लाई जाती थी और बेची जाती थी, और उसमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा था। तो ये शराब की तस्करी शुरू करता है, और तस्करी करते करते ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। देखिए, शराब की तस्करी में थोड़ा सा रिस्क होता है, अब बड़ा मेहनत होती है, क्योंकि एक स्टेट से अंदर से कैसे उसको लाना है, फिर किस स्थान तक पहुंचाना है, फिर गाड़ी में भरवाना है, गाड़ी में भरवा के फिर गोडाउन वगैरह में या गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, ये सारी देख रेख में अब्दुल लतीफ माहिर हो चुका था, क्योंकि वो शराब की दुकान पर काम कर चुका था। साल बीतता जाता है, उसके बाद इसकी शादी होती है। जब ये 20 साल का होता है तो इसकी शादी भी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ये बड़े कुछ वहां के बड़े लोगों से साथ मिलकर अपना धंधा खुद का शुरू करता है, और एक धीरे धीरे करके अपनी खुद की चैन बना लेता है, और चैन बना के ये बाकायदा वहां पे गुजरात में इसकी दहशत पूरे फैल जाती है, और उसके बाद ये एक्सटॉर्शन, वसूली और बड़े बड़े बिजनेसमैन को मारना, किडनैप करना, ये सब उसके लिए आम हो जाता है। देखते देखते 10 साल गुजर जाते हैं, और 10 साल गुजरने के बाद जब ये 30 साल का हो जाता है, तो 30 साल के होने पर इसका रुतबा पूरे स्टेट में, बॉर्डर में, यानी गुजरात का जो बॉर्डर है, यानी गुजरात से सटे हुए और स्टेट है, वहां पर भी इसके नाम की धमक पहुंचती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब जगहों पर भी इसका नाम फैल जाता है, और धीरे धीरे इसकी पैठ बहुत अच्छी हो जाती है। कहा जाता है कि उस वक्त गुजरात के जो यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, उनसे इसकी बड़ी अच्छी बनती थी, और उनका इसके सर पर हाथ था, और वो बड़े पावरफुल नेता माने जाते थे। क्यों? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट ही उसके सर पर हाथ रखेगा तो जाहिर सी बात है उसका वर्चस्व बढ़ेगा, और उसकी भाई दिन दूना चार चौगुना उसकी जो है इनकम होगी, और उसका बिजनेस फैलेगा। धीरे धीरे करके इसका बिजनेस फैलता गया, और ये इतना बड़ा हो गया कि मुंबई तक इसकी धमक पहुंच गई। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम कहलाता था पठान ब्रदर्स, करीम लाला, हाजी मस्तान, ये लोग बड़ी मछलियां थी। मुंबई में इनकी एक छत्र साम्राज्य था, और दाऊद इब्राहिम से करीम लाला यानी पठान ब्रदर्स की दुश्मनी थी, ये खुली थी, ये सभी लोग जानते थे। और दाऊद इब्राहिम जो है ये पठान गैंग से अपना बदला लेना चाहता था, और बदला भी क्या, देखिए दाऊद इब्राहिम का एक बड़ा भाई था साबिर कासकर। साबिर कासकर जो है ना, ये दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था, और ये जो है पूरे अंडरवर्ल्ड को, ये अपनी गैंग को कंट्रोल करता था। लेकिन पठान ब्रदर्स ने मानिया सुर्वे, मनोहर सुर्वे, आपने नाम सुना होगा, जिसका इंडिया में पहला एनकाउंटर उसी का हुआ था 1981 में। मनोहर सुर्वे द्वारा जो है साबिर कासकर को पेट्रोल पंप पर, सिद्धि विनायक मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप था, वहीं पर मरवा दिया था। और जब दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई के मरे होने का संदेशा सुना तो उसका आग बबला हो गया, और मानिया सुर्वे का तो खैर बाद में पुलिस द्वारा एनकाउंटर करवा दिया, क्योंकि पुलिस से दाऊद इब्राहिम की बनती बहुत थी। लेकिन पठान ब्रदर्स को वो सबक सिखाना चाहता था, और अक्सर इन दोनों में गैंगवार अक्सर हुआ करती थी, अक्सर दोनों में गैंगवार होती थी। और ये पठान ब्रदर से अब्दुल लतीफ की दोस्ती बहुत अच्छी थी। उसी दौरान दाऊद इब्राहिम पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, और गुजरात के अहमदाबाद जेल में उसको डाला जाता है। अब चूंकि गुजरात आ गया, गुजरात में किसकी पकड़ थी? अब्दुल लतीफ की। पठान ब्रदर्स इसको फोन करते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है गुजरात में है और जेल में बंद है, लेकिन ये पेशी के लिए बड़ौदा जाएगा, क्योंकि बड़ौदा में पेशी थी, वहीं का केस था, वहीं पर रास्ते में इसको मरवा दो। अब्दुल लतीफ बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती जेल में ये बंद था,
दाऊद इब्राहिम। और अब्दुल लतीफ ने वादा कर लिया कि ठीक है, दाऊद इब्राहिम को वहीं पे मरवा दिया जाएगा। उसके बाद अक्सर जो है ये दाऊद इब्राहिम क्या करता था, थोड़ा चालाक था। दाऊद इब्राहिम पुलिस पर मेहरबानी करता था, पुलिस पर बड़ा मेहरबान रहता था। पुलिस को अक्सर कीमती कीमती गिफ्ट दिया करता था, उनके खर्चा पानी देता था, ताकि पुलिस जो है उनकी सेफ्टी करे दाऊद इब्राहिम की। और दाऊद इब्राहिम को पेशी पे ले जाया जा रहा था और साबरमती जेल से वहां पर बड़ौदा में। तो कहा जाता है कि एक रूटीन था जहां पर दाऊद इब्राहिम अक्सर रुकता था, खान पान करता था और थोड़ा आराम करता था। पुलिस वाले को भी बाकायदा पूरा दावत की तरह खान पान करवाता था और थोड़ा आराम करता था। और उसके बाद एक ऐसी जगह थी गुजरात में, वहां पर जो है ट्रैफिक जो है अक्सर जाम रहती थी और वो जगह का नाम था जमालपुर। जमालपुर में यह तय हुआ कि यहीं पर दाऊद इब्राहिम को मारा जाएगा। दाऊद इब्राहिम की पूरी, जब उसको पुलिस लेकर जा रही थी और जमालपुर के ट्रैफिक में जब पुलिस की गाड़ी फंसी, तो वहीं पर अब्दुल लतीफ के आदमियों ने अंधाधुंध गोली चलाई, लेकिन दाऊद इब्राहिम को पुलिस वालों ने बचा लिया। और जब बाद में पता चला दाऊद इब्राहिम को कि ये पठान ब्रदर्स ने अब्दुल लतीफ के द्वारा करवाया है, तो दाऊद इब्राहिम की अब्दुल लतीफ से भी बड़ी गहरी दुश्मनी हो गई। लेकिन कहा जाता है ना कि अब्दुल लतीफ, मैंने बताया ना कि बहुत ही बड़ा ये डॉन था, दाऊद इब्राहिम भी इससे डरता था। दाऊद इब्राहिम का बहुत सा काम गुजरात के रास्ते होता था, क्योंकि गुजरात के जो बंदरगाह हैं वहां से उसके कीमती सामान, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह, सोना वगैरह, ये तस्करी करके लाया जाता था। और अब्दुल लतीफ के गुर्गे जो है अक्सर दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को मार देते थे। काफी सोच विचार करने के बाद दाऊद इब्राहिम ने यह सोचा कि अब्दुल लतीफ से क्यों ना हो दोस्ती किया जाए, क्योंकि दुश्मनी करके अब्दुल लतीफ से गुजरात में धंधा नहीं किया जा सकता है। एक तरीके से समझ लीजिए कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं। मगर कौन? अब्दुल लतीफ। दाऊद इब्राहिम ये अच्छी तरीके से जान चुका था कि गुजरात में अगर धंधा करना है तो अब्दुल लतीफ को मिलाना है। काफी कोशिश करने के बाद दाऊद इब्राहिम जो है अब्दुल लतीफ से दोस्ती कर लेता है। कैसे? दाऊद इब्राहिम का एक बार फोन आता है अब्दुल लतीफ के पास कि तुम जो है दुबई में आओ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं और मिलकर ये धंधा हम लोग साथ करेंगे। और कहा जाता है कि अब्दुल लतीफ अपने कुछ खास लोगों को लेकर दुबई पहुंचा दाऊद इब्राहिम की मेहमान नवाजी में। और दाऊद इब्राहिम ने उसकी बहुत अच्छी से देखरेख की, एकदम खास मेहमान की तरह। और उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने ही उसको ये बताया कि तुम ये शराब वगैरह की तस्करी कम करो, इसमें जोखिम ज्यादा है, पैसा कम है। तुम गोल्ड की तस्करी शुरू करो, इसमें पैसा बहुत है। और कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के कहने पे अब्दुल लतीफ गोल्ड की तस्करी करने लगा और देखते देखते उसका मुनाफा बढ़ता चला गया। और उसके बाद यह भी कहा जाता है कि अब्दुल लतीफ को बढ़ाने में दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा हाथ था बाद में। उसके बाद जो है ऐसा होता है कि जब दाऊद इब्राहिम से दोस्ती हो जाती है नवंबर 1889 में, 1889 में, तो लतीफ और ये दाऊद इब्राहिम साथ मिलकर काम कर रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा नहीं था कि कुछ खराबी थी। लेकिन 3 अगस्त 1992 का 3 अगस्त 1992 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि लतीफ रातों रात पूरे भारत में सुर्खियों में आ जाता है, मीडिया में, नेताओं के नजर में आ जाता है। हुआ यह था कि हंसराज त्रिवेदी शराब का बहुत बड़ा स्मगलर था और जुए उसके पूरे गुजरात में फैले हुए थे। और वो जो है अब्दुल लतीफ से उसकी दुश्मनी थी। और दाऊद ने जब बताया कि पठान ब्रदर्स जो है ये हंसराज को पाए हुए हैं, हंसराज पठान ब्रदर्स का आदमी है, तो अब्दुल लतीफ ने पठान ब्रदर्स से कहा कि तुम जो है हंसराज त्रिवेदी का साथ छोड़ दो, ये मेरा दुश्मन है। और उसके बाद अब्दुल लतीफ ने उसको खूब डराया धमकाया हंसराज त्रिवेदी को, और हंसराज त्रिवेदी जो है ये नहीं माना। उसके बाद अब्दुल लतीफ ने एक फैसला लिया और बड़ा खतरनाक फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि हंसराज त्रिवेदी को मार दिया जाए। अहमदाबाद में एक जगह है वधवा में, वहीं राधिका जिमखाना में ये हंसराज त्रिवेदी अपने साथियों 9 हंसराज त्रिवेदी समेत 9 साथी बैठे हुए थे और एक शूटर को भेजा जाता है कि जाओ हंसराज त्रिवेदी को मौत के घाट उतार दो। लेकिन जब वो शूटर पहुंचता है तो हंसराज त्रिवेदी को वो पहचान नहीं पाता और फोन करता है अब्दुल लतीफ को और कहता है कि मैं हंसराज त्रिवेदी को पहचान नहीं पा रहा हूं।
अब्दुल लतीफ बोलता है कि 9 लोग को मार दो। 9 लोग को वो शूटर मार देता है और 9 लोग जो है मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, क्योंकि अब्दुल लतीफ इतना पागल हो चुका था अपना बदला लेने के लिए कि वो 9 लोग को मरवा देता है। और 9 लोगों की ये आंच पूरे इंडिया में फैल जाती है। और उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हैं चिमन भाई पटेल, और चिमन भाई पटेल के ऊपर भी ये दाग आ गया था कि इन्होंने अब्दुल लतीफ को पाला है। उसके बाद चिमन भाई पटेल को खुद आना पड़ता है सफाई देने के लिए कि अब्दुल लतीफ मेरा आदमी नहीं है, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो है इसके खिलाफ जो है बाकायदा मीडिया में जोर शोर से ये केस उछाला जाता है। अब्दुल लतीफ की जो है आखिरकार ढूंढाई शुरू होती है, क्योंकि गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल ने खुली छूट दे दिया था गुजरात पुलिस को और एटीएस के अधिकारी लोगों को कि आप जाओ अब्दुल लतीफ को किसी भी हाल में पकड़ो। लेकिन जब अब्दुल लतीफ भाग गया तो बाद में विवशता कारण चिमन भाई पटेल को यह केस देना पड़ा सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई अपनी तरफ से पूरी छानबीन अपने तरीके से जो है छानबीन करना शुरू करती है। और उसके बाद जब इसको पता चलता है सीबीआई को कि ये तो दुबई में दाऊद इब्राहिम के पास है और पाकिस्तान में कराची में जाके बैठा हुआ है, तो सीबीआई बहुत कोशिश करती है, इसको ला नहीं पाती है। अब लोग ये भी समझ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो दाऊद इब्राहिम की तरह अब्दुल लतीफ भी अब वही कराची में रहे। और कहा जाता है 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था और दाऊद इब्राहिम ने और ये अबू सलेम और सथिया ने जो इस काम को अंजाम दिया था, AK-56 और AK-47 अब्दुल लतीफ के कुछ गुर्गे ने गुजरात के बंदरगाह में ये हथियार उतारा गया था, वहां से बाई रोड महाराष्ट्र पहुंचाया था अब्दुल लतीफ के आदमियों ने। इसीलिए मुंबई ब्लास्ट में एक अपराधी अब्दुल लतीफ भी है, उसका भी नाम बाकायदा सबसे ऊपर लिस्ट में है दाऊद इब्राहिम के साथ। उसके बाद उसी में से एक AK-56 जो है राइफल संजय दत्त को अबू सलेम ने दिया था, जो बाद में संजय दत्त भी गिरफ्तार हुए थे, टाड़ा लगा था। तो खैर, तो ये इतना फेमस हो गया था कि वहां पर जो है नेताओं लोगों ने जो है कांग्रेस के कुछ नेता भी जो है इसके खिलाफ हो गए और जो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो भी जो है इसके खिलाफ हो गए कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पूरे जो है पूरे गुजरात में पूरे इंडिया में ये बात फैल गई थी कि अब जो है अब्दुल लतीफ को किसी भी हाल में पकड़ा जाए और उसको मारा जाए। तो कहा जाता है कि लेकिन अब्दुल लतीफ जो है ना गुजरात के लोगों की बड़ी मदद करता था, एक रॉबिन हुड की उसकी छवि थी। तो ये जो है ना वहीं पर बैठ के अपने काम को अंजाम देने लगा पाकिस्तान में ही, और वहीं पर जो है अपनी पैड बना लिया। तो हंसराज त्रिवेदी का केस जो है ये मीडिया में एनी टाइम छाया हुआ था और इसके एक्स MP राज्यसभा के जो थे वो इनका नाम था रऊफ वलीउल्लाह, ये इस कांड को बहुत तेजी से उछाल रहे थे। और कहा जाता है कि अब्दुल लतीफ ने एक बार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को फोन किया, उनका नाम था हसन लाला को फोन किया कि आप जो है कैसे भी इस केस को दबाइए। तो हसन लाला ने साफ इंकार कर दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं अब इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम रऊफ वलीउल्लाह को अगर तुम शांत कर सकते हो तो तभी जाके ये केस दबेगा। और कहा जाता है कि अपने एक शूटर को भेज के रऊफ वलीउल्लाह को भी इसने मरवा दिया। ऊपर से एक ये चल ही रहा था, ऊपर से ये भी हो गया। अब चिमन भाई पटेल पे डबल प्रेशर और सीबीआई भी एकदम खौला गई। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है सीबीआई का शिकंजा तो कसा, लेकिन इसको ये पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अम्मा की बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक बार जो है ये इंडिया आता है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन सीबीआई और एटीएस वगैरह जो है अभी भी मुस्तैद थी। एक फोन आता है, 2 व्यापारियों को ये फोन करता है अब्दुल लतीफ इंडिया में आके और धमकाता है, एक्सटॉर्शन का पैसा मांगता है। वो दोनों व्यापारी चले जाते हैं एटीएस के पास और एटीएस को पूरी कहानी सुनाते हैं। चूंकि ये सीबीआई का केस था, एटीएस तुरंत सीबीआई को जो है कॉल करती है, सीबीआई आती है और वो दोनों व्यापारी बताते हैं कि वो अपना नाम अब्दुल लतीफ बता रहा है। पहले तो यकीन नहीं होता, उसके बाद फिर सीबीआई जो है अलर्ट होती है। उसके बाद
जब दोबारा फोन आता है तो वो फोन टैपिंग इसकी शुरू होती है। लेकिन वो कहा जाता है ना, उस समय जो है सर्विलांस वगैरह पे पकड़ना बड़ा मुश्किल था, उस समय उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, अगर कोई 15 मिनट से ज्यादा बात करता है तभी उसको जो है प्लेस को ट्रेस किया जा सकता था। एक बार ऐसा होता है कि 15 मिनट से ज्यादा वो बात कर लेता है, उसकी लोकेशन ट्रेस होती है। उसके बाद मुंबई पुलिस सादे भेष में वही जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, आप जानते हो ना बाजार है ना, वहीं पर एक पीसीओ था, बूथ था, वहीं से वो कॉल करता था। अब्दुल लतीफ पकड़ा जाता है, पुलिस के हवाले होता है। उसके बाद इसको जो है रास्ते में ले जाया जा रहा था, भागने की कोशिश किया और पुलिस द्वारा इसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यहीं से अब्दुल लतीफ का चैप्टर समाप्त हुआ। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।